हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट सॉलिड स्टेट का। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका लास्ट पार्ट है सॉलिड स्टेट का। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वीडियो के, तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके वो पार्ट्स देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ, जिसमें हम स्टडी करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो इम्परफेक्शन जो है सॉलिड्स में क्या होती हैं। तो देखो, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो सॉलिड्स हैं वो किससे बनते हैं, ठीक है। उनके अंदर उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है, यूनिट सेल क्या होते हैं, उसमें स्फीयर जो हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, एटम्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, और उनके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस बच रही हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अब डिस्कस करेंगे कि अगर इन सॉलिड में कुछ चेंजेस ला दिए जाएं तो क्या होगा। तो हमने स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल रेगुलर होती है, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई क्यूब है, और ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्यूब है और यहाँ पे हमारे पास एटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एटम्स क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम्स कहीं भी नहीं पड़े होते, ठीक है। एटम्स का एक रेगुलर पैटर्न होता है, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो पड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा ऐड कर दें, कुछ ऐसा चेंजेस ला दें उस क्रिस्टल लैटिस में, जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर ना होके वो इरेगुलर हो जाए, जैसा कि हम अमॉर्फस सॉलिड में पढ़ते हैं, जिसमें जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, वो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे चेंजेस लेके आना जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट है वो पूरा रेगुलर ना रहे, उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो इम्परफेक्शन बेसिकली सॉलिड्स में यही है कि जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो रेगुलर नहीं रहता, ठीक है। तो वो कैसा भी हो सकता है। ये जो इरेगुलर अरेंजमेंट है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत से डिफेक्ट्स जो है वो अराइज कर देता है, ठीक है। ये डिफेक्ट्स होते हैं दो टाइप के, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के केस में क्या होता है कि जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें जो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, ठीक है। चेंजेस किस में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स अरेंज हैं, ठीक है। ये एक क्रिस्टल लैटिस के एक पार्टिकल हैं, ये अरेंज हैं। तो इन सभी में कोई ऐसा पर्टिकुलर चेंज नहीं आएगा इनकी पोजीशन में या किसी और प्रॉपर्टी में, लेकिन होगा क्या कि ये जो एक एटम है हमारे पास ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से अपनी जगह से हिल गया और अभी आ गया यहाँ पे। तो देखो, अब जिस भी क्रिस्टल लैटिस की एक रेगुलर अरेंजमेंट था वो इस एक एटम के हिलने की वजह से क्या हो गया, इरेगुलर अरेंजमेंट। तो ये है एक पॉइंट डिफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो डिविएशन होती है वो अराउंड दी पॉइंट होती है, यानी कि आपको पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस में कोई इम्प्योरिटीज़ या कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ एक पॉइंट में डिविएशन लानी है और आपका जो सारा अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। तो यही है बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट। और नेक्स्ट हमारा है वो है लाइन डिफेक्ट। तो देखो, जैसे पॉइंट डिफेक्ट था वो अराउंड दी पॉइंट था, मतलब एक पॉइंट को ही हम कंसीडर कर रहे थे, वैसे ही जो लाइन डिफेक्ट है इसमें डिविएशन कैसे होती है। जैसे वही हमारे पास ये पार्टिकल्स पड़े हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल्स हैं, तो इस केस में क्या होगा कि एक पार्टिकल नहीं जाएगा, ये पूरी की पूरी रो जो है इसमें चेंजेस आएंगे और इस वजह से जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर अरेंजमेंट। तो ये था हमारा लाइन डिफेक्ट और पीछे पीछे हमने पढ़ा पॉइंट डिफेक्ट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट की ही टाइप्स। तो पॉइंट डिफेक्ट की टाइप्स क्या होती हैं, ये होती हैं तीन टाइप्स बेसिकली, जिसमें फर्स्ट है स्टाइकोमेट्रिक, सेकंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज़ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। आप इसको स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोल सकते हो। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स पहले डिस्कस करते हैं।
तो देखो आपके सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स ही हैं, सो हम इसकी ही टाइप्स डिस्कस करेंगे, लाइन डिफेक्ट को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टाइकोमेट्री क्या होती है या स्टीशियोमेट्री जो है वो क्या होती है। ठीक है, डिफेक्ट तो आना ही है, ये तो पता है क्योंकि डिफेक्ट नेम है इसका, तो डिफेक्ट तो आएगा ही। तो स्टीशियोमेट्री का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी चेंज ला रहे हो क्रिस्टल लैटिस में, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ कटायंस हैं एंड नंबर ऑफ़ अनायंस हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, आप मतलब क्रिस्टल लैटिस आपको एक कंडीशन देता है कि आप मेरे अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड करो, कोई भी चेंजेस लेके आओ मेरी जो अरेंजमेंट है उसको इरेगुलर करने के लिए, लेकिन मेरे जो नंबर ऑफ़ कटायंस हैं, नंबर ऑफ़ अनायंस, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी फैमिली पे अटैक करना है तो उस फैमिली का जो मेन जो मेंबर है वो आपको कंडीशन देता है कि आप कोई भी चेंजेस लेके आओ, कोई भी कुछ भी करो मेरे घर के साथ, लेकिन मेरे जो मेंबर्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, मेरे मेंबर्स को कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे ही क्रिस्टल लैटिस के पास एक स्टाइकोमेट्री की कंडीशन है कि इस केस में वो एक कंडीशन दे रहा है कि कुछ भी चेंजेस आएँ, कोई भी प्रॉपर्टीज़ चेंज करो, कोई भी कुछ भी करो, लेकिन जो नंबर ऑफ़ अनायंस हैं और नंबर ऑफ़ कटायंस हैं वो सेम रहेंगे क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, तो शर्त सिर्फ ये है कि सेम रहने चाहिए क्रिस्टल लैटिस में। तो इसके अंदर ही हम 4 डिफेक्ट्स और पढ़ते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट है वो है वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, देखो डिफेक्ट स्टाइकोमेट्री क्या बोलती है कि जो नंबर ऑफ़ कटायंस हैं और नंबर ऑफ़ अनायंस हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ उसने कहा कि स्टाइकोमेट्री सेम रहनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि अगर 15 अनायंस हैं तो 15 ही अनायंस रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि 2 कटायन उठा लेते हैं और 2 अनायन उठा लेते हैं, तो अब भी 13 अनायन और 13 कटायन ही रहे ना। तो स्टाइकोमेट्री तो अभी भी मेंटेन है क्योंकि नंबर ऑफ़ अनायंस और नंबर ऑफ़ कटायंस जो है वो आपस में सेम है, लेकिन वो एक्चुअल में कम हो चुके हैं, कुछ वेकेंट स्पेसिस हो चुकी हैं। तो इस केस में होता क्या है कि एक क्रिस्टल लैटिस लेते हैं हम जिसमें कुछ एटम्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं कि हम कुछ कटायंस और कुछ अनायंस को वेकेंट कर देते हैं, यानी कि उनको हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कितने कटायंस अनायंस निकालते हैं, वो होते हैं इक्वल नंबर में, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक कटायन को निकाल दें या हम एक अनायन को बाहर निकाल दें। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि वैकेंसी लेके आनी है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी लेके आएंगे तो ही हमारे पास ये डिफेक्ट अराइज होगा। ठीक है, लेकिन वो वैकेंसी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि स्टाइकोमेट्री भी मेंटेन रखनी है। तो स्टाइकोमेट्री मेंटेन रखने की वजह से जो वैकेंसी है हमारे पास वो ऐसी होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ़ कटायंस हैं और नंबर ऑफ़ अनायंस हैं वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो किसी भी प्लेस से हमने किसी को बाहर निकाला है, ठीक है, तो उस जगह का जो मास है वो कम हो गया है ना। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से एक कटायन गया है, यहाँ से एक कटायन और यहाँ से एक अनायन बाहर निकले हैं, तो ये है कि इसका जो मास है वो कम हो गया है। और अगर मास कम हो गया तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास कम हो गया तो क्या हो गया, डेंसिटी भी कम हो गई। ठीक है, तो अगर डेंसिटी कम हो गई है इसकी, तो इसका मतलब ये कम डेंस होगा, यानी कि इसका जो मास है वो कम हो गया है। तो इतना ही हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट्स। तो देखो इन चारों डिफेक्ट्स में हमें शर्त ये रखी हुई है कि आपको नंबर ऑफ़ अनायंस और नंबर ऑफ़ कटायंस जो है वो सेम रखने हैं। ओके, सेम रखे हैं तो इसका मतलब क्या, ये भी हुआ कि इस केस में वैकेंसी डिफेक्ट के केस में जो नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स हैं वो भी सेम रह रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल सेम है तो करंट भी सेम होगा। इसका मतलब ये है कि स्टाइकोमेट्री के साथ साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है जो क्रिस्टल लैटिस की वो भी सेम ही रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं
वो बाहर निकलते हैं अपनी पर्टिकुलर साइट से और क्या करते हैं कि जो इंटरस्टिशियल साइट यानी कि जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, साइड वाली स्पेसेस, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे इस केस में हम देखें कि देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से पार्टिकल निकला और उसने क्या किया, इसकी इन दोनों के बीच की जो जगह है ये ऑक्यूपाई कर ली, और यहाँ से जो निकला उसने यहाँ वाली जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर ली। तो इस केस में क्या होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के केस में, कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी जो प्लेस है वो ज़रूर छोड़ेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स को क्या है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, अगर ऑक्यूपाई कर लिया हो तो यहाँ पे क्या होगी, एक होल प्रेजेंट हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से तो वो निकल चुके हैं। तो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल साइट्स में बैठ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, पहले से ज़्यादा हो गई। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, या इसको शॉटकी डिफेक्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉटकी डिफेक्ट या स्टॉकी डिफेक्ट। तो स्टॉकी डिफेक्ट में भी ऐसा ही होता है। स्टॉकी डिफेक्ट एक्चुअली बेसिकली एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट ही है। ये दोनों डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टॉकी डिफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि इसमें भी जो पार्टिकल है वो अपनी जो प्लेस है वो वहाँ से लीव कर देता है, उसको वेकेंट एक साइड को छोड़ देता है, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे जाएंगे, वो इक्वल नंबर में जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी जो स्टाइकोमेट्री है वो पूरी तरह से मेंटेन की गई है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस मिस हो रहे हैं, यानी कि लीव कर रहे हैं अपनी प्लेस को। और यहाँ पे भी जो चार्ज पार्टिकल है वो तो सेम रह रहे हैं। ठीक है, जितने अनायंस है उतने ही कटायंस है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो भी मेंटेन हो रही है। ठीक है, और देखो ये जो सारे डिफेक्ट्स हैं ये किस किस जो पार्टिकल हैं, ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम हर टाइप के सॉलिड क्रिस्टल में ये वाले डिफेक्ट्स डाल दें। ठीक है, तो ये वाले डिफेक्ट्स सिर्फ उन वाले कॉम्प्लेक्सेस या उन वाले कंपाउंड्स में होंगे जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बहुत हाई होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक यहाँ पे कटायन है तो उसके पास बहुत सारे अनायंस लगे होंगे। ठीक है, बहुत सारे अनायंस लगे होंगे। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर वो जो भी कटायन या जो भी अनायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उसका मतलब कि इट वुड बी ईजी फॉर अ अनायन टू लीव दैट प्लेस। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं उसकी केयर करने के लिए, तो एक चला भी जाएगा तो उस जो कटायन है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो वैसा ही इस केस में है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उन कंपाउंड्स का वो बहुत हाई होना चाहिए। और दूसरा केस ये है कि जो कटायन और अनायन का जो साइज़ है ना वो सेम होना चाहिए। ओके, इसका रीज़न ये है कि अगर कटायन बहुत बड़ा होगा साइज़ में या अनायन बहुत बड़ा होगा साइज़ में कटायन के कंपैरेटिवली, तो होगा क्या कि अगर कटायन लीव कर गया तो वो एक ज़्यादा बड़ी वेकेंट साइट छोड़ के जाएगा, और जो अनायन लीव करेगा वो बहुत थोड़ी सी वेकेंट साइट लीव करेगा। तो इस वजह से जो न्यूट्रलिटी है और जो स्टाइकोमेट्री है उसमें डिफरेंस आ सकता है। इसी वजह से जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए कटायंस का और अनायंस का। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट जो है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ये जो सिमिलर है हमारे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा सिमिलर नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा सिमिलर है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या होता था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते थे वो अपनी जगह को छोड़ के क्या करते थे, एक इंटरस्टिशियल साइट पे आके उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते थे। ठीक है, मतलब वो उस क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन हाँ वो सिर्फ अपनी वैकेंट साइट से बाहर जाके एक इंटरस्टिशियल साइट, एक अलग जो खाली जगह है उसको ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इस केस में भी ऐसा होगा। इस केस में भी क्या होता है कि जो आयन है अगर उसका किसी का भी साइज़ छोटा है तो वो क्या करेगा, वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ देगा और क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएगा। तो देखो इतना तो सिमिलर ही है, ठीक है, कि इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा।
लेकिन इसमें इसको हम पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो देखो यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो तब तक है, देखो जब इस पार्टिकल ने अपनी स्पेस को छोड़ा और इस इंटरस्टिशियल जो साइट है इसको ऑक्यूपाई कर लिया, इसको छोड़ा, तो इसको छोड़ने तक का जो प्रोसेस है वो क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में भी ऐसा होता था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपनी स्पेस छोड़ देता था, ठीक है। लेकिन जब वो न्यू लोकेशन के पास यानी कि जो इस इंटरस्टिशियल साइट के पास आके बैठ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डिफेक्ट साथ साथ लगते हैं और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो चेंज होती है, सॉरी वो सेम रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो डेंसिटी में चेंज कैसे आएगा, अगर तो ऐसा हो ना कि कोई भी पार्टिकल अपनी जो इंटरस्टिशियल साइट है वो वहाँ पे जाके ना बैठे और कहीं बाहर लैटिस के बाहर जाके चला जाए तो होगा डेंसिटी में चेंज। लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो अंदर ही लैटिस के बैठ जाता है, तो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बी पार्ट जो है, यानी कि अब स्टाइकोमेट्री का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि अब नंबर ऑफ कटायंस या नंबर ऑफ अनायंस सेम रहें ना रहें इसका कोई चक्कर नहीं है। अब हमें देखना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमको किसी भी क्रिस्टल लैटिस में क्या करना है, उसमें कुछ इम्परफेक्शंस लेके आना है, तो हम कैसे लाएंगे, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हमें किसी आइडियल फैमिली में उनको कुछ इम्परफेक्ट प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, हमने बेसिकली क्या किया जाता है कि उसमें एक ऐसा बंदा ऐड कर दिया जाता है जो बहुत ही नेगेटिव हो नेचर में, जो उसकी पॉजिटिविटी के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा हो, तो वो क्या करता है, वो उस फैमिली में क्या करता है, इम्परफेक्शंस क्रिएट करता है। तो उसी तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी ऐसा करते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। वो इम्प्योरिटीज़ कैसी होंगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो भी उस प्रोसेस का जो वर्किंग होता है जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। ओके, सो डोपिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटीज़ सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज़। यानी कि क्रिस्टल लैटिस में हमको क्या लेके आना है, कुछ चेंज लेके आना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज लेके आना है, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। ओके, सो डोपिंग बेसिकली ये होती है। तो डोपिंग देखो आयनिक सॉलिड्स में भी हो सकती है और कोवलेंट सॉलिड्स में भी हो सकती है। तो आयनिक सॉलिड का तो सिंपल केस है, ओके, जैसे NaCl का एक क्रिस्टल है तो हम क्या करेंगे, उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन होता क्या है, Na पॉजिटिव के पास क्या क्या चार्ज है, +1 चार्ज है, लेकिन जो Sr2 पॉजिटिव है इसके ऊपर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में हम रिप्लेस तो ज़रूर करेंगे, यानी कि हम इसमें थोड़ा सा जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है वो ज़रूर डालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर जब हम उसको डाल देंगे तो होगा क्या कि जो 2 Na पॉजिटिव हैं वो एक Sr2 पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उनको चार्ज की न्यूट्रलिटी भी रखनी है, ओके, चार्ज भी सिमिलर रखना है। तो देखो अगर ऐसा हो कि एक Na पॉजिटिव के साथ एक ही Sr2 पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, तो बहुत सारा जो चार्ज है वो कम हो जाएगा क्योंकि Sr2 पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे इस केस में जो चार्ज की न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से हमको क्या करना है कि 2 Na पॉजिटिव लेंगे और उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे Sr2 पॉजिटिव के साथ। और इसको हम नहीं करते, इसको ऐड करने के लिए करना क्या होता है कि बहुत सारे NaCl में क्या करना है, थोड़ा सा जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है उसको हम ऐड कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी और ये डोपिंग का जो प्रोसेस है हमारा ये भी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स। सेकेंड है कोवलेंट सॉलिड्स। तो कोवलेंट सॉलिड्स में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन कौन से हैं, या तो हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करें जो उस पार्टिकल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली हो, ओके। देखो अगर सेम इलेक्ट्रॉन वाली हुई
तो फिर वो कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग तभी बनाएंगे जब क्या होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, या मतलब जित हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्रिस्टल लैटिस है तो हम इम्प्योरिटी उसकी ऐड करेंगे जिसके पास उस क्रिस्टल लैटिस से या तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे और या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट जो केस है वो है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का। तो देखो, अगर जो हम यूज़ करेंगे ऐसी इम्प्योरिटी अगर जो इलेक्ट्रॉन रिच की हो तो क्या होगा, तो हमने अपने जो बेसिक रेफरेंस है उसके लिए हमने ग्रुप 14 को कंसिडर किया है कि यानी कि अगर हम ग्रुप 14 जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम डोप करना चाहते हैं उसके सॉलिड्स को, तो क्या करेंगे हम, तो उसको करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन रिच, सो ग्रुप 14 के पास जो आउटर मोस्ट शेल है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है। हमने उसको डोप कर दिया उस वाले ग्रुप के एलिमेंट के साथ जिसके पास ग्रुप 15 यानी कि जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि उस ग्रुप का एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाएगा ग्रुप 15 के साथ। तो होगा क्या कि देखो इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, लेकिन इसके पास 5 हैं। तो क्रिस्टल लैटिस के पास होगा क्या, ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, तो इसके पास होगा क्या कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाएंगे, ओके, एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया तो वो कौन से कंडक्टर बन जाएंगे हमारे पास, एन टाइप कंडक्टर्स, ओके। तो एन टाइप पी टाइप का कंडक्टर का जो कंसेप्ट है ये आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तभी बनते हैं जब नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो, एन फॉर नेगेटिव चार्ज एंड एन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप इसको याद रख सकते हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो, तभी हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं तो नेगेटिव चार्ज तभी ज़्यादा होगा जब हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप अटैच होगा जो उससे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखता हो, ठीक है। तो इस केस में हम इलेक्ट्रॉन रिच जो इम्प्योरिटीज़ है उसको ऐड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यानी कि अगर ग्रुप 14 हम कंसिडर कर रहे हैं जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको डोप करेंगे ग्रुप 13 के साथ। ग्रुप 14 को हम ग्रुप 13 वाले जो एलिमेंट्स हैं बोरॉन एल्यूमिनियम उनके साथ हम डोप कर देंगे। तो होगा क्या इस केस में, तो देखो ग्रुप जो 14 है, ये रहे ग्रुप 14 का एलिमेंट कोई भी, और ये रहा हमारे पास ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट, ओके। तो इस केस में होगा क्या कि देखो यहाँ पे तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने रिप्लेस कर दिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इसको रिप्लेस किया जाएगा ना तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो उस ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा ना, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। उसी पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे उसने होल क्रिएट कर दी, और जिस वाले सेमीकंडक्टर के पास होल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो उसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप कंडक्टर्स। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी वजह से हमारे पास क्या आएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट जो है वो है, तो यहाँ तक क्लियर है, हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट लिया। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हमने 2 केसेस लिए जिसमें हमने फर्स्ट किया था आयनिक सॉलिड्स, सेकंड किया था कोवलेंट सॉलिड। देखो आयनिक सॉलिड को सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी भी उसी सॉल्ट से उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। और सेकंड था हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स,
तो कोवलेंट सॉलिड्स को डिफेक्ट करने का दो मेथड्स है, वो है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करो या तो फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स होते हैं इसके कोवलेंट सॉलिड्स के। अब हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में ये था कि हमको स्टाइकोमेट्री मेंटेन करना ज़रूरी ही था, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, हम कम नहीं कर सकते। ओके, तो लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि हम डिफेक्ट ही उस तरीके से अराइज करते हैं कि जो रेशो है कैटायंस और अनायंस की वो सेम ना रहे। ओके, 1:1 कभी भी ना हो, तो ऐसे ही हम डिफेक्ट्स अराइज करते हैं। तो इसके अंदर पहला जो डिफेक्ट है वो है मेटल एक्सेस। तो हमें क्या करना है, इस पिछले वाले केस में करना था कि स्टाइकोमेट्री मेंटेन रखनी थी, बाकी कुछ मर्जी करो। लेकिन इस वाले केस में क्या करना है कि हमको स्टाइकोमेट्री मेंटेन नहीं रखनी है, बाकी जो मर्जी करो। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेटल एक्सेस, यानी कि जो मेटल है वो एक्सेस अमाउंट में हो गया। अगर मेटल एक्सेस अमाउंट में हो गया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया तो नेगेटिव तो उतना ही है, तो इसका मतलब जो स्टाइकोमेट्री है वो मेंटेन नहीं होगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी कि जो स्टाइकोमेट्री है डिफेक्ट्स के लिए वो इस केस में मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, अब उस मेटल को कैसे एक्सेस अमाउंट में किया जाए, तो यानी कि हमें मेटल एक्सेस मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को एक्सेस अमाउंट में करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। या तो हम ऐसा करें कि अनायंस जो कम कर दें, देखो अनायंस को निकाल लिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 कैटायंस थे और 4 ही अनायंस थे। ठीक है, स्टाइकोमेट्री मेंटेन थी, लेकिन अब हमने क्या किया, इसमें से 2 माइनस कर दिया। अब क्या हो गया, 4 तो कैटायंस बच गए लेकिन 2 अनायंस बच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो गया। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो मेटल एक्सेस हो गया और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव आयन को मिस कर देंगे, यानी कि उसको लीव करना पड़ेगा अपना पोजीशन। तो जब भी कोई नेगेटिव चार्ज जाता है वो उसके पास उस पोजीशन पे क्या छोड़ के जाता है, वो एक होल छोड़ के जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना कि जब भी कोई नेगेटिव चार्ज अपनी प्लेस को लीव करता है तो वो उस जगह पे एक क्या छोड़ के जाता है, एक होल छोड़ के जाता है। उस होल को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो अनायन वैकेंसी के अंदर होगा क्या कि ये जो होल छोड़ के गया है नेगेटिव चार्ज, या जो अनायन है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितने भी ऐसे हम अनायंस को मिस करवाई जाएंगे तो उतने ही प्लेसेस में होल क्रिएट होंगे और उतने ही प्लेसेस में उसको ऑक्यूपाई कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी भी ऐसी साइट्स हैं, मतलब जितनी भी ऐसी होल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन ने ट्रैप कर लिया है, किसकी वजह से, अनायन की वैकेंसी की वजह से। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सारी साइट्स जिसको इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रैप कर लिया है, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गया है, किसकी वजह से, देखो इलेक्ट्रॉन्स को किस लिए मौका मिला कि वो होल्स पे आके बैठे, क्योंकि अनायन नहीं थे। सो इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से, यानी कि अनायन वैकेंसी की वजह से जितनी भी साइट्स पे आके ऑक्यूपाई कर लेता है अपनी जगह को, उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर्स। यानी कि अगर इतनी सारी प्लेसेस पे कर दिया है इलेक्ट्रॉन्स ने अपना प्लेस, तो इन सारी साइट्स को हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर्स। और ये एफ सेंटर्स क्या होते हैं, कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इन जो वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अनायन वैकेंसी होती है और उसमें एफ सेंटर भी होंगे, और अगर एफ सेंटर है तो कलर भी होंगे। तो कलर होने का बेसिकली रीज़न ये है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एफ सेंटर कुछ है कोई चीज़ जिसकी वजह से कलर आ रहा है। तो होता क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होते हैं, ठीक है, तो क्या चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। आप ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बाद में पढ़ोगे। तो एक्साइटेड होने के बाद जब ये वापस से कुछ टाइम यहाँ पे रहते हैं और वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो क्या करते हैं, ये कलर इम्पार्ट करते हैं, यानी कि कुछ कलर्स को छोड़ते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं इसी को।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, ठीक है, ये रे और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो इनको कुछ एनर्जी मिलेगी जिस वजह से ये ऊपर अपनी दूसरी स्टेट में यानी कि एक्साइटेड होके इस एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, यहाँ हैं। लेकिन एक रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है। देखो अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो हम जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, तो क्या करते हैं वो वापस से अपनी स्टेट में आना स्टार्ट करते हैं। और जब वो आते हैं, क्योंकि वो यहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब करके गए होते हैं, तो ये वही एनर्जी वो यहाँ पे दोबारा से इम्पार्ट करते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं वो कलर्स की फॉर्म में एनर्जी देते हैं। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जहाँ पे अनायन वैकेंसी होगी वहाँ पे एफ सेंटर्स होंगे और वहाँ पे कलर होगा। ओके, तो ये थी हमारी अनायन वैकेंसी। तो दूसरा केस ये है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा कटाइन जो हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लें, ठीक है, यानी कि देखो कटायंस भी उतने हैं अपनी जो लैटिस साइड है उसमें और अनायंस भी उतने हैं। लेकिन होगा क्या, जैसे ये रहा कटायन, ये रहा अनायन, ठीक है, ये रहा कटायन, ये रहा अनायन। लेकिन ये जो प्लेसेस है ना, ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, अगर हम इसको कटायन से ऑक्यूपाई करवा दें तो भी क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और मेटल जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा। और इसी वजह से भी जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो अराइज हो जाएगा। ओके, सो पहला था कि मेटल जो है वो किस केस में होगा, मेटल एक्सेस में होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होगा। दूसरा केस इस वजह से हो सकता है कि अनायन अब एक्सेस होगा। अनायन एक्सेस कब होगा, जब मेटल डेफिशिएंट होगा, ठीक है। मेटल डेफिशिएंट कैसे होगा, जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम कब होगा, जब हमारे पास जो कटायन है वो मिस हो जाएगा और हमारे पास कुछ कटायन जो है वो ज़्यादा चार्ज वाला आ जाएगा। ओके, देखो हम किसी भी क्रिस्टल में जो लैटिस साइड है ना उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, क्योंकि खाली छोड़ेंगे तो फिर उसमें जो है वो चार्ज की भी बहुत कमी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं कर सकते। होता क्या है इसमें कि जो कटायन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, Sr2 पॉजिटिव से, ठीक है। Sr2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। ओके, तो इस वजह से जो मेटल है वो डेफिशिएंट हो जाता है, हमारे पास एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो फिर से अराइज हो जाता है। तो इसके साथ ही आपका जो ये इम्परफेक्शंस थी सॉलिड्स में ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आगे मैंने रखा है कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आएंगे नीट के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।